नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव उपाध्याय देशपाल क्लासेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम कल प्रस्तावना के संदर्भ में एक क्लास लेकर आए थे, आज उसी से संबंधित पीवाई क्यूज़ लेकर आ रहे हैं, जिनके माध्यम से आपको उस टॉपिक को समझने में बड़ी आसानी रहेगी और प्रीवियस एग्जामों में आए प्रश्नों के आधार पर आप ये भी जांच पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस वाक्य से होती है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत की संविधान की प्रस्तावना जब प्रारंभ होती है तो वहाँ पहली लाइन है, हम भारत के लोग। भारत को ऑप्शन देख लेते हैं। पहला लिख रहा है, हम भारतवासी, भारत के नागरिक, भारत के लोग, हम भारत के लोग और भारत एक लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। हम भारत के लोग शब्द से प्रस्तावना की शुरुआत होती है और इस शब्द का जो मतलब है वह है कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान, ये शक्ति कहाँ से ग्रहण करता है। दूसरा पॉइंट इससे निकल के आता है, शक्ति के अलावा बनाया किसने है, संविधान का निर्माण किसने किया है। दोनों का आंसर हो जाएगा जनता। हम भारत के लोग शब्द से क्या आशय है, भारत का संविधान भारत की जनता से शक्ति ग्रहण करता है और दूसरा भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ऑप्शन नंबर 1 1950, 1967, 1976 राइट आंसर है, 1985 ये भी गलत है। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। उसके द्वारा ये तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्दों को जोड़ा गया था। यहाँ आपसे पूछा गए हैं 3 ही शब्द, 2 शब्द पूछे गए हैं, तीसरा ये था। पहला, दूसरा, तीसरा, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। ये जो संविधान संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा इनको जोड़ा गया था। ये इंदिरा गांधी की सरकार के समय हुआ था, इंदिरा गांधी सरकार के समय हुआ था और ये संशोधन को करने के पीछे उद्देश्य था केंद्र की शक्तियों में इजाफा करना और न्यायपालिका की शक्ति में कमी लाना। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो संशोधन था मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। इतना भारी संशोधन किया गया संविधान में कि इसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। बहुत विवादित रहा ये 42वां संविधान संशोधन। इसके काफ़ी प्रावधानों को बाद में 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा चेंजमेंट भी किया गया था उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय के प्रकार। प्रस्तावना जब हमने कल पढ़ी थी तो मैंने आपको समझाया था कि प्रस्तावना से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। पहला मिलता है कि संविधान किसने बनाया, दूसरा भारत की प्रकृति कैसी है, तीसरा संविधान हमें कौन से न्याय देता है, चौथा संविधान हमें कौन सी स्वतंत्रताएं देता है, पांचवा संविधान कौन सी समानता का अधिकार देता है, और अंतिम बात ये भी पता चलती है इस प्रस्तावना से कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो उसी में न्याय के प्रकारों के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 सामाजिक और आर्थिक, नंबर दूसरा है आर्थिक और राजनीतिक, नंबर तीसरा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये राइट आंसर है इसका। केवल सामाजिक तो है ही नहीं, बाकी है तो सभी ठीक। सामाजिक आर्थिक है, आर्थिक राजनीतिक है, केवल सामाजिक है, लेकिन हमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन से न्याय प्रदान किए गए। तो प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय दिए गए, सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। ये भारत के प्रत्येक नागरिक को दिए जाने वाले क्या हैं, न्याय हैं। इनका क्रम भी इसी तरह पूछा जाता है। आप जब अध्ययन करोगे डीपली जाके प्रीवियस की और देखोगे पीवाई क्यूज, तो वहाँ आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस प्रकार के। ये तो क्वेश्चन यहाँ से बना कि न्याय कितने प्रकार का है
और क्वेश्चन क्या बनता है, क्रमानुसार बताइए कौन कौन से न्याय दिए गए हैं, तो क्रम भी यही हो जाएगा इनका, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार है, उसके अधिकारों की किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आर्थिक न्याय का मतलब है अमीरी और गरीबी के अंदर जो खाई है, जो बीच में जो खाई है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आर्थिक न्याय सबको मिलना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, जो मूलभूत आवश्यकता है प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए। राजनीतिक न्याय एक राजनीतिक अधिकार और होता है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। राजनीतिक अधिकार थोड़ा बता देता हूँ आपको कि जो राजनीतिक अधिकार है ये चुनाव लड़ना, कोई पार्टी बनाना, पार्टी में शामिल होना और मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो जब प्रत्येक भारतीय नागरिक को राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी निभाने का अवसर मिलता है तो ये राजनीतिक न्याय कहलाता है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय के प्रकारों में 3 का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान कराती है। एक तरीके से इसके बारे में कहे गए जो कथन है वो बिल्कुल सही सिद्ध होते हैं। जैसा कि इसके बारे में कहा गया है कि ये संविधान की कुंजी है, कहने वाले थे अर्नेस्ट वार्कर। कुंजी संविधान की आत्मा है। पालकी वाला ने कहा संविधान का परिचय पत्र है, संविधान की पहचान है, एक ऐसा दर्शन है जो संविधान का क्या कर दर्पण है। ये जो सारी बातें हैं ये कहीं ना कहीं प्रस्तावना के महत्व को उजागर करती हैं। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैंने बताया पहले तो भारत संविधान किसने बनाया उसके बारे में बताता है, दूसरा ये न्याय क्या है, तीसरा कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब इन स्वतंत्रताएं जो हैं ये 5 दी गई हैं इसके अंदर। कितनी स्वतंत्रता दी गई हैं? 5। क्वेश्चन पे गौर करते हैं। पहला लिख रहा है विचार, बिल्कुल दिया गया है। अभिव्यक्ति ये भी दिया गया है। संपत्ति ये गलत है। उपासना का भी दिया गया है। तो इसमें 3 दिए गए हैं। संविधान के अंदर प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। नंबर 1 विचार, नंबर 2 अभिव्यक्ति, नंबर 3 विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, नंबर 4 धर्म और विश्वास। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। संविधान की प्रस्तावना बोलें जैसे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, थोड़ा क्रम चेंज हो गया। मैं क्रम आपको ठीक से बता देता हूँ क्रम क्या है इसका। दोबारा से लिख देता हूँ क्रम को, क्योंकि प्रश्न भी इसी तरीके से पूछा जाता है कि क्रम क्या है इनका। क्रम के बारे में बात करें तो अभी क्रम को जमा देते हैं आपके लिए कि क्रम क्या रहा है इनका। क्रम से देखिए, नंबर 1 विचार, नंबर 2 अभिव्यक्ति, नंबर 3 विश्वास, नंबर 4 धर्म और नंबर 5 है उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संपत्ति। संपत्ति का अधिकार हालांकि पहले मौलिक अधिकार था लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और ये जो 44वां संविधान संशोधन है ये 1978 में किया गया था और उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार अस्तित्व में आई थी 1977 में। आपातकाल के बाद चुनाव हुए थे क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
लोकसभा का कार्यकाल पहली बार 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, तो 5 साल की जगह 6 साल हुआ था। 1977 में चुनाव करवाए गए थे और उस चुनाव में जनता पार्टी की सरकार विजय हुई थी और यहाँ पर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। तब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? बंधुत्व, ये जो शब्द है फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी वहां से लिए गए हैं। उद्देश्य क्या है? सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। कैसी बंधुता बढ़ाने वाली? व्यक्ति की गरिमा बढ़नी चाहिए। व्यक्ति की गरिमा यानी कि उसका जो आत्मगौरव है, आत्मसम्मान है, वो उसका रहना चाहिए। दूसरा, राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता सर्वोपरि है और ये बंधुत्वता होगी तभी राष्ट्रीय एकता बनी रह सकती है, क्योंकि भाईचारा कायम रहेगा तो राष्ट्रीय एकता आप कंफर्म समझिए। और यदि आप राष्ट्रीय एकता के पीछे बंधुत्व को फैल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी एकता के लिए खतरा है, यानी अखंडता को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। तो बंधुत्व का उद्देश्य क्या बताया गया है? एक तो व्यक्ति की गरिमा और दूसरा राष्ट्र की एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में समानता का आशय क्या है? समानता, समानता यानी कि समता। अब वो समता शब्द का प्रयोग किया गया है प्रस्तावना के अंदर। आपको बताया है मैंने कई बार कि किस प्रकार से प्रस्तावना के एक एक शब्द के साथ वो वाक्य जुड़े हुए हैं। तो समानता का आशय क्या है? कानून के समक्ष समानता? जी नहीं, ये तो मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 14 के अंदर लिखा हुआ है। अवसर की समानता है तो सही, लेकिन दूसरा पढ़ लेते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, आर्थिक समानता। राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। जो समता बढ़ाने वाली बात है वो समता कहाँ कहाँ है? एक तो प्रतिष्ठा की समता होनी चाहिए और एक अवसर की, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। मैंने कहा ये संविधान की कुंजी है, ये उसका परिचय पत्र है। तो जब आर्टिकल 21 पढ़ोगे तो वहां आपको मिलेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकते आप, और यही समानता है। ये समता कहाँ लिखा हुआ है? प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। आप हर एक शब्द से संविधान की व्याख्या कर सकते हैं, हर एक शब्द से संविधान की व्याख्या कर सकते हैं आप। दूसरा है अवसर की समानता, यानी कि भारत में आर्टिकल 15 पढ़िए आप, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 15 में? क्या लिखा हुआ है? 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। यानी भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, इसके आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। अवसर की समानता उपलब्ध कराई जाएगी। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो समानता का आशय है वो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। ये जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये सारे रीट में आए हुए पेपर, रीट के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। टोटल जितने भी पढ़ रहे हैं, कठिनाई स्तर भी उतना ही रखा है जितना वहां आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को प्रस्तावना में किस रूप में घोषित किया गया है? यानी भारत की प्रकृति क्या है? भारत की प्रकृति क्या है? पहली लाइन आपको याद करिए, क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो भारत की प्रकृति के संदर्भ में ऑप्शन देख लेते हैं। संप्रभु, बिल्कुल संप्रभु राष्ट्र है। समाजवादी, बिल्कुल समाजवादी है। लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जैसा कि अभी शुरुआत में ही बात कर रहे थे हम, भारत की प्रकृति कैसी है, भारत का स्वरूप क्या है, भारत कैसा है, तो प्रस्तावना दिखा रही है इस बात को कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। किसी भी बाह्य देश का दबाव स्वीकार नहीं करता है। भारत अपनी विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करता है, किसी के दबाव में नीति निर्धारण
नहीं करता है, अपने फैसले स्वयं लेता है, इसीलिए भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा शब्द है समाजवादी है। कैसा है? समाजवादी है। उत्पादन वितरण दोनों साधनों पर सबका अधिकार है और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जाति वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से किया जाएगा। हालांकि ये शब्द बाद में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। और भारत कैसा है? पंथ निरपेक्ष है, यानी कि किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी धर्म को स्पेशल रूप से बढ़ावा नहीं देता। तीसरी बात, भारत किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करता है, सभी धर्मों का समान आदर करता है। इसका मतलब क्या है? भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष है। तो ये भारत घोषित कर रहा है भारत को कि भारत का स्वरूप कैसा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी कि यहां पर जनता की चुनी हुई सरकार शासन करती है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें शासन करती हैं। संघवाद का स्वरूप है, इसलिए सरकार के स्तर भी बहुत हैं। 3 स्तर में सरकार काम करती है हमारे यहाँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। संघवाद है इसलिए शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। वह गणराज्य है, यानी कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। और राष्ट्राध्यक्ष कौन है? हमारा राष्ट्रपति। कौन है? हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। वो बात अलग है कि इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता के द्वारा। डायरेक्ट जनता चुनाव में भाग नहीं लेती, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पढ़ेंगे जब डिटेल में निर्वाचन और उसकी निर्वाचन प्रक्रिया को समझ लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी द पीपल ऑफ इंडिया किस सिद्धांत को दर्शाता है? बी द पीपल ऑफ इंडिया किस सिद्धांत को दर्शाता है, किस सिद्धांत की बात करता है? तो नंबर 1 ऑप्शन देखिए, संसदीय प्रभुत्व, जनसत्ता यानी कि लोक संप्रभुता, संघवाद और न्यायिक सर्वोच्चता। राइट आंसर हो जाएगा जनसत्ता। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है और कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शब्द से क्या आशय है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यह क्या आशय प्रकट करता है। पहला, भारत का संविधान भारत की जनता ने बनाया है। दूसरा, भारत की जनता से शक्ति ग्रहण करता है, अर्थात भारत कैसा है? लोक संप्रभुता है भारत में, जनसत्ता है, जनता का अधिकार है, जनता जनार्दन है, जनता के अनुसार ही सरकारें काम करती हैं। सरकारें काम नहीं करती हैं ढंग से तो जनता को अधिकार है कि 5 साल बाद उसको बदल सकती है। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया क्या कह रहा है कि जनसत्ता है। सर्वोच्च कौन है? जनता। अरे सर्वोच्च कौन है भारत में? जनता। कौन बता रहा है? पहली लाइन बता रही है किसकी? प्रस्तावना की, बी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गणराज्य, गणराज्य शब्द का सही अर्थ है, अभी व्याख्या कर रहे थे थोड़ी देर पहले। देखिए, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है और ये जो व्यवस्था है ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई। ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई। ब्रिटेन लोकतंत्रात्मक देश है, भारत भी लोकतंत्रात्मक देश है, लेकिन भारत एक गणराज्य है, गणतंत्रात्मक देश है, जबकि इंग्लैंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। जबकि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है वो किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन पर नजर करते हैं। नंबर पहला है राजा द्वारा शासित राज्य, ये तो बिल्कुल गलत है। धर्म आधारित शासन, ये भी बिल्कुल गलत है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रमुख, सैन्य शासन, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता द्वारा निर्वाचित प्रमुख, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है, इसीलिए भारत क्या है? गणराज्य है। दोनों में एक ही अंतर है, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था और भारत की शासन व्यवस्था में, कि लोकतंत्र वहां भी है, लोकतंत्र यहां भी है, लेकिन वहां गणतंत्र नहीं है, यहां गणतंत्र है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये थे आपके कुछ PYQs।
हम बात कर लेते हैं कुछ विवादों को लेकर। कुछ विवाद आए थे और उन विवादों के चलते प्रस्तावना को काफी प्रभावित हुई थी प्रस्तावना। वो विवाद कौन कौन से रहे? तो सबसे पहले एक विवाद की बात करते हैं जिसका नाम है बेरूबाड़ी विवाद। बेरूबाड़ी विवाद, ये बेरूबाड़ी विवाद क्या है? 1960 में आया, इस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तावना के संदर्भ में इसका एक जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का इस विवाद को लेकर, वो काफी चर्चित रहा। बाद में हालांकि संशोधन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों को पलटा है। ये बेरूबाड़ी विवाद 1960 में आया, फैसला सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर है क्या? भारत विभाजन के समय बेरूबाड़ी एक क्षेत्र था बंगाल के अंदर, जिसको लेकर जवाहरलाल नेहरू और नून के बीच एक समझौता हुआ था। और इस समझौते के अंदर इस बेरूबाड़ी जो क्षेत्र है, इसको बांग्लादेश को उसको पूर्वी पाकिस्तान को देने की बात कही थी इस समझौते के तहत। तो इस विवाद के अंदर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 का उपयोग करते हुए, अपनी सलाहकारी जो शक्ति है उसका उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से एक एडवाइजरी ओपिनियन मांगा। पूछा क्या यह हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद की पैरवी करते हुए यहां बताया, बीपी सिन्हा मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, जब ये बेरूबाड़ी विवाद के ऊपर देखो और जो केस आएंगे वो डायरेक्ट किसी ना किसी के वर्सेस के खिलाफ जाएंगे। जैसे कि केशवानंद भारती विवाद आएगा, वो केरल राज्य के वर्सेस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। गोलकनाथ विवाद आएगा, वो वर्सेस पंजाब स्टेट के खिलाफ जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये जो विवाद है ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। बेरूबाड़ी विवाद को लेकर स्वयं राष्ट्रपति जी ने आर्टिकल 143 का उपयोग करते हुए, यानी सलाह का जो अधिकार दिया गया है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी, ओपिनियन मांगा था, सलाहकारी मत मांगा था। क्या यह हो सकता है? तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना के संदर्भ में कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। हम केवल इस विवाद में प्रस्तावना को लेकर बात करेंगे। पहला विवाद बेरूबाड़ी विवाद 1960, बीपी सिन्हा मुख्य न्यायाधीश थे। 143 के द्वारा ये एडवाइजरी ओपिनियन था। कैसा था? एडवाइजरी ओपिनियन था। उसके तहत ये डिसीजन आया था और उसमें प्रस्तावना को लेकर जो निर्णय दिया वो ये था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। दूसरा आपका विवाद आता है गोलकनाथ विवाद। ये गोलकनाथ एक परिवार है पंजाब का। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि ये कब आया था। तो ये 1967 में आया था। कब आया था? 1967 में आया था गोलकनाथ विवाद। पंजाब सरकार ने एक भूमि सुधार संबंधी अधिनियम जारी किया और उसके तहत जमींदारों से वहां की जमीनों को छीन लिया गया। इसके विरोध में गोलकनाथ परिवार ने याचिका दायर की कि ये जो भूमि छीनी जा रही है ये संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है, ये कहा था। ये कहकर याचिका दायर की थी। क्योंकि आपको पता है 1967 का मैटर है और संपत्ति का अधिकार अब तक हमारा मौलिक अधिकार बना हुआ है। क्योंकि ये तो हटेगा कब? 44 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया जाएगा। अब तक तो क्या है? ये संपत्ति का अधिकार है। तो गोलकनाथ परिवार के द्वारा जो ये दिया गया था, याचिका दायर की गई थी, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो निर्णय दिया वो बड़ा ही रोचक है। क्या निर्णय दिया? इसमें भी यही कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये कहा था। प्रस्तावना को लेकर बात कर रहे हैं,
बाकी इसका संबंध जो मूल है वो मौलिक अधिकारों से है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो दोबारा से गोलकनाथ विवाद को लाएंगे, हम मौलिक अधिकारों से टच कर देंगे। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं? प्रस्तावना को लेकर बात कर रहे हैं। तो इस विवाद में भी प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। नेक्स्ट विवाद आता है केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद, केशवानंद भारती विवाद। ये केशवानंद भारती विवाद क्या है? केशवानंद महाराज के द्वारा जो केरल के खिलाफ, केरल स्टेट के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, इस मुकदमे में केरल सरकार ने भी क्या किया? भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाया और उस अधिनियम के द्वारा वहां की जमीनों को अडॉप्ट किया जा रहा था। केशवानंद महाराज एक मठ के महंत थे, उनसे वो जमीन छीन ली गई। तो केशवानंद भारती जी ने केरल राज्य के खिलाफ केस दायर कर दिया। किसके खिलाफ? एमएस सीकरी, एमएस सीकरी मुख्य न्यायाधीश थे। ये विवाद 1973 का है, बहुचर्चित विवाद है। इस विवाद ने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट दिया। क्या पलटा? सबसे पहली बात प्रस्तावना को लेकर के प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। किसका भाग माना? संविधान का भाग माना। यानी कि बेरूवाड़ी विवाद, गोलकनाथ विवाद के फैसलों को पलटते हुए केशवानंद भारती विवाद का निर्णय देते हुए एमएस सीकरी की संवैधानिक पीठ ने क्या निर्णय सुनाया? कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। लेकिन एक सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत क्या था? वो था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आधारभूत मूल संरचना का सिद्धांत। यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मूल संरचना क्या है संविधान की? लोकतंत्र है। लोकतंत्र है भारत, नहीं मिटाया जा सकता। पंथ निरपेक्ष है, भावना को नहीं मिटा सकते, भावना को नहीं मिटा सकते। यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, जो उसका मूल तत्व है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इस प्रकार से इस केशवानंद भारती विवाद के बाद प्रस्तावना में संशोधन का रास्ता खुल गया था। और 42 में संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ भी दिए गए, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद एक विवाद और आता है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 का विवाद है। यह विवाद भी बड़ा रोचक रहा। इस विवाद के द्वारा राजनारायण तो देख रहे हैं आपको, ये इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी और उस समय राजनारायण भी चुनाव लड़े थे। तो राजनारायण ने आरोप लगाया था इंदिरा गांधी के ऊपर उस समय कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीता है। और ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा। उन्होंने फैसला भी सुना दिया संसद सदस्यता जाने का। बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करके स्टे मिल गया और ये एक उसके बाद आपातकाल लग गया था देश में, वो आगे की बात है। आप तो यहाँ से समझिए इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, यानी कि राजनारायण वो व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। इस विवाद के अंतर्गत केंद्र की शक्तियों में इजाफा किया गया, केंद्र की शक्तियों में इजाफा किया गया था। उसके विरोध में ये क्या किया गया था? विवाद आया था, क्योंकि सरकार को एक तरीके से न्यायपालिका के ऊपर सर्वोच्चता प्रदान की जा रही थी। हालांकि कुछ एक प्रावधानों को हटाया, बाद में माना गया। तो ये केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के संबंधित विवाद है। और इस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे A.N. रे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? A.N. रे। तो इस प्रकार से आपके प्रस्तावना से संबंधित जितने भी रीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट किया। उससे पूर्व हमने थ्योरी की क्लास देखी थी। धीरे धीरे आपको डे बाय डे हर एक टॉपिक पर
पहले थ्योरी, बाद में उसका PYQ दे दिया जाएगा। आप तो बस आराम से पढ़ते रहें, जहाँ से भी अच्छा मैटर मिल रहा हो आपको वहाँ से अध्ययन करें। आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसको एक बार नहीं 2 बार देखें, क्योंकि बार बार रिपीट करने से एक चीज़ को वो अच्छे से याद होती है। आप कितनी ही किताबें पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। आप किताब पढ़िए, चैनल देखिए, कुछ भी करिए, 1 या 2 देखिए, तभी आप अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामना आपके साथ हैं, लगातार बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।